रेज हुआ हुआ है, आप चाहें तो क्वेश्चन लिख के पूछ सकती हैं, क्योंकि हैंड रेज में आपको मौका नहीं दिया जाएगा सवाल पूछने का। शायद आप कुछ पूछना चाह रही हैं तुबा खान, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। ठीक है बहरा, चलें जी। हमने बात करी थी कल ज्वाइंट प्रोमिसेस की, तो हमने वहां पे बात करी थी कि अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी थी उसमें एक ही प्रोमिसर था, एक ही प्रोमिसी था, हम उन्हीं दोनों की उस पर चल रहे थे, ठीक है। लेकिन हमने कल बात करी थी कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस हो, हमारे पास जो प्रोमिसेस हो वो ज्वाइंट हो, एक से ज्यादा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो वहां पे थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि ज्वाइंट प्रोमिसेस किन किन टाइप्स पे, किन किन शेप्स में हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स वहां पे थे। पहला था कि ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे 3000 टू डी, कि सिंगल प्रोमिस ही था, लेकिन प्रोमाइजर जो थे वो एक से ज्यादा थे। जैसे कि एग्जाम्पल में 3 प्रोमाइजर थे, एक प्रोमिस ही था, लेकिन ये भी एक ज्वाइंट प्रोमिस है। फिर दूसरा था कि सिंगल प्रोमाइजर था और एक से ज्यादा प्रोमिसी थे, जैसे कि पी प्रॉमिस टू पे 3000 रुपीज टू क्यू एंड आर ज्वाइंटली, तो ये भी एक ज्वाइंट प्रोमिस की ही शक्ल थी, ठीक है। फिर हमने तीसरा देखा था कि ए बी एंड सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे 3000 टू पी क्यू एंड आर ज्वाइंटली, ठीक है, कि ए बी और सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया था 3000 का पी क्यू आर को। तो यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोमाइजर्स भी थे और एक से ज्यादा प्रोमिसी भी थे, तो हमने यहाँ पे कहा कि ये भी एक ज्वाइंट प्रोमिसी की शेप होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में ज्वाइंट प्रोमिस होते हैं। अब बात हमने पढ़ क्यों है, बेसिकली ज्वाइंट प्रोमिस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस एंड बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन, के कौन जो है वो परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, ये किसके जरिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है। ये दोनों बातें हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने जो ये बातें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सिर्फ और सिर्फ, हमने जो पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सिर्फ और सिर्फ किसकी सूरत में, हमने पढ़ी थी सिंगल प्रोमिसर, सिंगल प्रोमिसी की सूरत में, ज्वाइंट प्रोमिसेस में नहीं पढ़ी थी। अब ज्वाइंट प्रोमिसेस में जब आते हैं तो कुछ क्लॉजेस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि देखें कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज एक से ज्यादा हो गई हैं, दो से ज्यादा हो गई हैं, वो बढ़ गई हैं। जब वो बढ़ गई हैं तो लाजमी सी बात है उनके लिए कुछ प्रोविजंस दूसरे एक्स्ट्रा भी ऐड हो गए होंगे। तो इसी चीज को आगे लेते हुए हम चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस, ठीक है। तो जब पेपर में कभी एमसीक्यूज आए तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि वो ज्वाइंट प्रोमिसेस के बारे में पूरा पूछा जा रहा है या सिंगल प्रोमिसेस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान में रख के एमसीक्यूज को सॉल्व करिएगा, क्योंकि लॉ का पेपर जो होता है, लॉ के एमसीक्यूज अगर आपको आते हैं, सारे पेपर अगर आपको आता है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से 45 मिनट्स 50 मिनट्स में भी आपका पेपर सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको नहीं आता तो 2.5 घंटा क्या, वो 5 घंटे में भी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि लॉ में सीन ही यही होता है कि अपने पास से तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यही वजह होती है कि कुछ स्टूडेंट ने तो 40 मिनट्स में ही मेरे सॉल्व किया है पेपर। अच्छा जी, एक सवाल, सर अगर एक प्रोमिसर आगे प्रोमिसर को तो करे तब भी ज्वाइंट है ब्रो? हाँ बिल्कुल ज्वाइंट है, ठीक है। चलें जी, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसेस? The answer to this question is found in section 45, which provide that when a promise is made to several persons jointly, then unless a contrary intention appears. अच्छा देखिए, ये contrary intention appears कल एक स्टूडेंट ने भी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था। इसके मायने ये होते हैं कि देखिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट है जो बिल्कुल जर्नल लिखा हुआ है, ठीक है, एक होता है हमने बिल्कुल उसको जर्नल लिखा है। अगर उसमें कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन डाल दें, फॉर देखें, एक क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि ए बी और सी ने मिलके डी से प्रॉमिस किया, ठीक है, या चले ए ने मिलके बी और सी से प्रॉमिस किया, तो एक प्रोमाइजर हो गया, दो प्रोमिसी हो गए। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जर्नल बनता है, तो जर्नल क्या है, आपने उसमें कोई क्लॉज नहीं डाला, कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन नहीं डाली, तो एज इट इज लॉ जो है वो फोकस हो जाता है। लॉ कहता है कि तमाम प्रोमिसी मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे, तमाम प्रोमिसी मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे, मतलब बी और सी मिलके डिमांड कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्ररी इंटेंशन क्या है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन और लिख दी, मैंने कहा कि मिस्टर बी अकेले परफॉर्मेंस आपसे डिमांड कर सकते हैं, ये मैंने उन्हें खुद अलाउ कर दिया। अच्छा, कहीं कहीं पे लॉ ने हमें रिलीफ दिया हुआ है कि हम अपने तौर पे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स।
यहाँ पे लॉ ने हमें रिलीफ दिया हुआ है कि कॉन्ट्रा इंटेंशन हम कर सकते हैं कि हम चाहें तो अपने में से किसी एक को नॉमिनेट कर दें कि तुम परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, लॉ ने हमें यहाँ रिलीफ दे दिया कि तुम चाहो तो अपने में से कुछ और कर सकते हो, मतलब इस क्लॉज को फॉलो कर लो, या चाहो तो खुद से किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हो कि भाई तुम खुद कर लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो फिर एक स्पेशल केस हो जाएगा कि आपने कॉन्ट्रा इंटेंशन लिखी है, लेकिन जब तक कोई कॉन्ट्रा इंटेंशन नहीं होती हमने लॉ के सेम क्लॉजेस को उठाना होता है। ठीक है, तो ये यहां पे हम बात करेंगे। तो इस लाइन, जहां पे भी ये लाइन आ रही होती है, इसका मतलब यही होता है कि लॉ ने यहाँ पे आपको रिलीफ दिया हुआ है कि आप चाहें तो इस प्रोविजन को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, वायलेट के आप किसी एक को भी नॉमिनेट कर सकते थे। ठीक है जी, तो the answer to this question is found in section 45, which provide that when a promise is made to several persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests with all promises jointly, and a single promisee cannot demand performance. When any of the promisee dies, the right to claim performance rests with the legal representative of such deceased person jointly with the surviving promisee. When all the promisees are dead, the right to claim performance rests with the legal representative of all jointly. In brief, so long as all the joint promisees are alive, the right to claim performance rests with all of them jointly. ठीक है जी, क्या कहते हैं कि जब तक लॉ में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं है, मतलब लॉ ने जो आपको रिलीफ दिया था, आपने वहां पे कोई नॉमिनेटेड बंदा नहीं रखा हुआ, तो लॉ ये कहता है सेक्शन 45 के तमाम प्रोमिसेस जो है वो ज्वाइंटली मिलके ही परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। अगर ए ने कहा कि मैं बी और सी को 10,000 रुपए दूंगा, तो बी और सी मिलके ज्वाइंट प्रोमिसेस डिमांड कर सकते हैं, दोनों मिलके डिमांड करेंगे परफॉर्मेंस के 10,000 दो। ना बी अकेले कर सकते हैं ना सी अकेले कर सकते हैं। अब इन केस अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, अगर बी की डेथ हो जाती है तो सी और बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल बी और सी दोनों की ही डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। क्लियर है? तो सीधी सी बात यह है कि तमाम प्रोमिसेस मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। अगर उनमें से किसी एक आध की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइविंग प्रोमिसेस जो होंगे उनके साथ मिलके डिमांड करेगा। ठीक है, और अगर सब प्रोमिसेस की डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे ज्वाइंट प्रोमिसी की सूरत में। अब इसमें देखें काम की बात क्या है, एक बड़े काम की बात है कि अगर प्रोमिसर ने कहा था कि बी और सी को मैं 10,000 रुपए दूंगा, मिस्टर ए ने कहा था, तो ज्वाइंट प्रोमिसेस थे, दोनों मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करते थे। अगर इफ प्रोमिसर मेक्स द पेमेंट टू वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट प्रोमिस, अगर ज्वाइंट प्रोमिसेस में थे, जैसे 10,000 रुपए ए ने सिर्फ बी को दे दिए पूरे अकेले में भी, तो ये कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा, कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ डेट नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लॉ ने कहा है जब ज्वाइंट प्रोमिसेस हैं तो जब तक कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन ना हो सब ने मिलकर परफॉर्मेंस डिमांड करनी। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर ये लास्ट बता दें, देखो आसान सी बात है, ठीक है, आसान अल्फाज में समझो। अगर एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, तो तीनों मिलकर परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे। ठीक है, उन 3 में से कोई एक मर जाता है तो वो जो एक है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी 2 ये लोग मिलकर डिमांड करेंगे। और अगर सारे प्रोमिसेस मर जाते हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर डिमांड करेंगे। अगर प्रोमिसर खुद से किसी एक को लोन या पैसे कुछ भी दे दे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, दे दे, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली परफॉर्म हो गया या डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है? अच्छा सर, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाए किसी प्रोमिसी की तब भी सेम कंडीशन होगी? बिल्कुल। अगर वो ल्यूनेटिक असाइलम में कभी दौरे पड़ते हैं कभी नहीं पड़ते, तो उस टाइम जब वो सही होगा उस वक्त आप जाके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे।
ठीक है, नशे की हालत में से नशा उतर जाएगा तब करेंगे, या कंप्लीटली तौर पे भी पागल अगर कोई हो गया तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। ठीक है, बाय whom joint promises must be performed। अब है, पहला तो था कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि बाय whom joint promises must be performed। ठीक है, कि किनके जरिए ज्वाइंट प्रोमिसेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। पहला, ऑल प्रोमिसर मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears। देखिए यहाँ पे भी एक बात आ गई, contrary intention appears मतलब आप किसी एक को भी नॉमिनेट कर सकते थे। ठीक है, एक मिनट, एक सवाल लिख लेते हैं। सर कंप्लीट डिस्चार्ज बता दें। देखो कंप्लीट डिस्चार्ज के मायने ये होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे तुम डिफरेंट मोड्स पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वहां पे तुम डिफरेंट मोड्स पढ़ोगे इस चीज के। परफॉर्मेंस करने के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। ठीक है, all promisor must jointly fulfill the promise। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill the promise। When any one of the joint promisors dies, his legal representative must jointly with the surviving promisor fulfill the promise। On the death of all original promisors, the legal representative of all them jointly must fulfill the promise। पहली बात तो उन्होंने कह दी कि कौन परफॉर्मेंस कर सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई तमाम प्रोमिसर्स मिलके परफॉर्म करेंगे। अगर एक से ज्यादा प्रोमिसर थे, लाजमी बात है एक से ज्यादा थे, ज्वाइंट प्रोमिस हम पढ़ लें तो सबने मिलके परफॉर्म करना है। किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके परफॉर्म करेगा सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के साथ। ठीक है, लेकिन द अबव रूल इज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग यूजुअल कंडीशंस। लेकिन ये जो रूल है ये इन कंडीशंस को भी फॉलो करता है। पहली, contracts involving personal skill to paint a picture come to an end on the death of any of the joint promisor and the liability of performer does not fall on legal representative। आसान सी बात है कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ने मिलकर किसी से प्रॉमिस किया था, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये कभी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उसकी पर्सनल स्किल पे होता है। जरूरी तो नहीं है ना एक अच्छे पेंटर का बेटा भी एक अच्छा पेंटर हो, या वो लाख अच्छा क्यों ना हो। बाद औकात ऐसा होता है आप नहीं मानेंगे, आप खुद नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो उन्हीं से बनवानी थी यार, होता है ना। तो ये चीज है। तो इसी तरह जब पर्सनल स्किल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जिस वक्त प्रोमिसर मरता है उसी वक्त कम टू एन एंड हो जाता है उस प्रोमिसर के लिए, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर बाउंड नहीं होता। दूसरा, whenever the legal representatives are made liable to perform the promise, they are not personally liable, their liability is limited to the assets inherited by them। ये वाला पॉइंट सुनिए। देखें, जब भी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है, फॉर एग्जाम्पल एक वालिद साहब है, उन्होंने कोई कर्जा लिया, ठीक है, प्रॉमिस था, कॉन्ट्रैक्ट था, उनकी डेथ हो जाती है तो आज उनका बेटा लायबल हो जाता है कि वो कर्जा उतारे। यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन जब भी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल ठहराते हैं ना, तो कभी भी वो पर्सनली लायबल नहीं होता। देखिए आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी भी, आपको पता है कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों चीजें होती हैं। आपको पता होगा एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, जब भी कोई भी शख्स को विरासत मिलती है तो विरासत में सिर्फ लायबिलिटीज नहीं मिलती हैं, विरासत में एसेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें मिलती हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा लायबल पर्सनली नहीं होता, सिर्फ वो लायबल होता है जो उसको इनहेरिटेड में एसेट्स मिले वहां तक। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके वालिद साहब की डेथ होती है और वालिद साहब पे लायबिलिटी थी 120 रुपए की और एसेट्स थे 100 रुपए के, जो ट्रांसफर हो गए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, बेटे को, बेटा पर्सनली लायबल नहीं होगा। बेटा, अब देखें 20 रुपए का डेफिसिट है, लायबिलिटी ज्यादा है 20 से, एसेट्स उसको कम मिले, तो वो जो पर्सनल लायबल होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो सिर्फ लायबल होगा 100 रुपए तक। बाकी के 20 रुपए के लिए वो पर्सनली अपनी जेब से नहीं देगा।
ठीक है, ये है समझने की बात कि जब भी किसी शख्स को इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है तो हमेशा जो एसेट्स उसको मिले होते हैं और जो लायबिलिटीज मिली होती हैं तो वो लायबिलिटीज वहीं तक महदूद होती हैं जहां तक एसेट्स होते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपए के एसेट्स मिले थे, 120 की लायबिलिटी मिली थी, तो बंदा जो लायबल होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ 100 रुपए की ही हद तक होगा, जेब से 20 रुपए नहीं डालेगा। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, ऑल प्रोमिसेस मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। पहली बात तो अगर पर्सनल नेचर थी, प्रोमिसर एंड हो गया, मर गया, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से एंड हो गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड नहीं होगा। बाकी सर्वाइविंग प्रोमिसर उसको परफॉर्म करे वो अलग बात है, लेकिन उसके उस पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, दूसरी बात, हमेशा बाउंड किया जाता है जो एसेट उसको इनहेरिटेंस में मिले वहां तक, कभी भी उसको पर्सनली बाउंड नहीं किया जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सर अगर 3 में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे तो फिर क्या होगा? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो देखें, फिर क्या होगा? 3 में से क्या, अगर तीनों भी ना करें तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, इन्फोर्स कराएंगे। आप इन्फोर्स कराएंगे ना। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बन क्यों रहा है? बनी इसलिए रहा है कि जब तुम परफॉर्मेंस से पीछे भागेगा कोई भी तो हम इन्फोर्स करा सकते। बनी इसलिए रहा है। जो इतनी चीजें आप पढ़ रहे हो वो पढ़ किस लिए रहे हो? वो इसीलिए पढ़ रहे हो कि जब भी आप कोई परफॉर्मेंस करे से हटेगा पीछे तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सर अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकता है? भाई ये कोई भी हो सकता है, जो भी इमीडिएट वारिस होता है वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अब इसमें डिपेंड करता है, माँ की प्रॉपर्टी थी, बाप की प्रॉपर्टी थी, दादा की प्रॉपर्टी थी, दादी की प्रॉपर्टी थी, सबकी अलग अलग वो होती है, किसका कितना हिस्सा होता है, क्या होता है, मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, एक सवाल और है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट तो नहीं हुई ना आपकी एग्जाम्पल में? कैसे नहीं हुई? कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट हो गई। बाकी सर्वाइविंग प्रोमिसर तो, ज्वाइंट प्रोमिसेस पढ़ लो, सिंगल नहीं पढ़ लो। ज्वाइंट का मतलब ये हो गया कि तीनों ने मिलके कराया या चारों ने मिलके कराया, तो बाकी के जो सर्वाइविंग प्रोमिसर है वो फुलफिलमेंट पूरी करेंगे। ठीक है सर, कोर्स दिसंबर में एंड हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह ताला, कोशिश तो पूरी है। ये बोलो तो स्पीड बढ़ा ले तुम। वैसे ये मुझे भी पूछना है कि कोर्स एंड कब तक कराना है। ठीक है जी। एनी वन और मोर ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। सर जी इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा? इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा? वही होगा, सर्वाइविंग प्रोमिसर्स जो है वो तो परफॉर्म करेंगे ना। आप देखें, आप सिंगल प्रोमिसी नहीं है, आप सिंगल थोड़ी है, आपके साथ ज्वाइंट है। इंसॉल्वेंट हो गया इसका मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ मिलेगा ही नहीं, और वो होंगे भी नहीं। इंसॉल्वेंसी के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी के जो सर्वाइविंग प्रोमिसर थे वो करेंगे ना। आप अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा ना उसने। बाकी 3-4 ने इंसॉल्वेंसी के केस में भी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा, बाकी के जो प्रोमिसर है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। या आ जाए अगले में, आ जाए। अगला नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये रहा, शेयरिंग ऑफ लॉस डिफॉल्ट बाय इन कंट्रीब्यूशन। इंसॉल्वेंसी के केस में आपके जो सर्वाइविंग है वो पूरा करेंगे। Any one or more of the joint promisor may be compelled to perform. When two or more persons make a joint promise, the promise is entitled, in the absence of express agreement to the contrary, to compel any one or more of such joint promisors to perform the whole of the promise. In other words, according to section, the liability of joint promisor is joint and several as against the promisee, unless there is a contract to the contrary. For example, A, B, and C jointly promise to pay 3,000. D may compel either A, B, or C, all or any two of them to pay him 3,000. ठीक है जी। अब देखें, प्रोमिसी के पास ये भी राइट होता है कि वो किसी भी एक प्रोमिसर को कंपेल करे कि तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखी हुई थी कि ए, बी और सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया कि डी को 3,000 देंगे।
डी इन तीनों में से किसी एक को या किसी भी दो को कह सकते हैं कि आप दोनों मुझे पैसे दें। डी के पास ये राइट है कि आप दोनों मुझे पैसे दें, ठीक है, या कोई एक दे। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी किसी एक से परफॉर्म करवा सकता है, ये उसके पास राइट है। अब आप कहेंगे कि बाकियों के साथ तो ना इंसाफी हो गई। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में ए बी और सी में से सी और डी की दोस्ती थी तो डी ए और बी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा लेंगे, सी तो बच गए। ठीक है, इसका जवाब भी आ गया। In case of death of original debtor, if the debt falls upon a number of heirs, promisee must bring the suit against all the heirs collectively because the liability is only joint and several. अच्छा जी, अब ये पॉइंट समझे। पहले पहले ही मैं पूरा समझा दूं, फिर उसके बाद आंसर्स को एंड क्वेश्चंस को एंटरटेन करूंगा। ठीक है जी, अब देखें, अब यहां पे ए बी और सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं, तो यहां पे लाइबिलिटी जो है वो ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, कि सबकी मिली हुई भी होती है और कई के बीच में होती है। ज्वाइंट के साथ साथ वो सेवरल भी होती है। ठीक है, यहां पे डी जो है वो किसी भी एक को या दो को भी कंपेल कर सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस करो कॉन्ट्रैक्ट की। कोर्ट भी ले जा सकते हैं इनमें से किसी एक को या दो को कि आप करो, जरूरी नहीं है वो सबको करे। फॉर एग्जाम्पल सी से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने सी को छोड़ के ए और बी को कोर्ट ले गए कि आप परफॉर्म करो। लेकिन अगर ओरिजिनल डेटर मर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी की डेथ हो जाती है, तो अब आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर उनके खिलाफ आपने सूट फाइल करना है तो वो आप किसी एक के खिलाफ नहीं कर सकते, वो आपने सबके खिलाफ करना है। क्योंकि लीगल हेयर्स जो होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ ज्वाइंटली है, वो सेवरल नहीं है, वो सबकी है, कई की नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है उनकी लाइबिलिटी सिर्फ ज्वाइंटली होती है। तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो आपने सबके सबको सूट फाइल करना है। उसमें ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे सूट फाइल करा, ए और सी वालों को छोड़ दिया। ये चीज आप वहां नहीं कर सकते। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सबके तो सब पे सूट फाइल होगा। लेकिन अगर ओरिजिनल डेटर मौजूद है, ओरिजिनल प्रोमिसर मौजूद है, तो फिर वो सिर्फ किसी एक पे भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। It will be pertinent to discuss as to what is the effect of a decree. Decree कहते हैं फरमान को, obtained against only one or two of the joint promisor. The Calcutta High Court held that a decree against some of only of the joint promisor constitutes a bar to a second suit against the co-promisor, even if the promisee fails to realize the whole of the decretal amount for his claim merges in the decree. Thus, in the above example, if D sues only A and could recover only 1,500 from him on a decree of 3,000, he cannot, as per the above verdict, sue for the balance other joint promisal later on. ठीक है जी, ये मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इसमें डिटेल ज्यादा है। अब देखिए एक और पॉइंट इससे निकला। पहला क्या निकला था? पहला पॉइंट निकला था कि जनाब प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो किसी भी एक या एक से ज्यादा पे कंपेल कर सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में ए बी और सी थे जिन्होंने 3,000 रुपए देने थे। ठीक है, ए बी और सी थे जिन्होंने 3,000 रुपए देने थे। क्लियर है? यहां पे हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ सी को बोला, वो सॉरी बी को बोला कि आप पैसे दो। पहली बात तो ये हो गई, ये वो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ए बी और सी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी हमेशा ज्वाइंटली होती है। अगर आपने उनके अगेंस्ट में सूट फाइल करना है तो सबके सब पे आप करेंगे, किसी एक पे नहीं कर सकते, सब पे मिला के होगा। ठीक है, अब मजीद एक और पॉइंट है, वो क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अकेले मिस्टर ए को ले गए, मिस्टर ए को आप अकेले कोर्ट ले गए कि आप 3,000 रुपए लेने थे, आप ए को अकेले कोर्ट ले गए। कोर्ट ने उस वक्त जो डिग्री दी, जो फरमान दिया, उसके हिसाब से कोर्ट ने ए को कह दिया कि आप 1,500 रुपए इन्हें दे दें, या ए ने वहां पे कहा मेरे पास तो एसेट ही सिर्फ 1,500 के। तो मतलब कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप ए से सिर्फ 1,500 ही निकलवा पाए, बाकी के 1,500 आपके रह गए क्योंकि लेने थे आपको 3,000। आप चाहते तो सबको कोर्ट लेके जा सकते थे, आपने कहा नहीं मैं सिर्फ ए को लेके जाऊंगा, इनसे मेरी टसल है, मैं इन्हीं को लेके जाऊंगा। ठीक है,
वहां पे ए से कोर्ट के थ्रू आप सिर्फ 1500 ही रिकवर कर पाए। अब बचा आपके वहां 1500 का बैलेंस, लेकिन अब उस 1500 के लिए आप बाकी के ज्वाइंट प्रोमिसर्स पे सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है? ये था तीसरा। लेकिन अब आगे पढ़े। बट द मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसेंटेड फ्रॉम द अबव डिसीजन। इट इज ऑफ द व्यू दैट एज द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल अंडर सेक्शन 43, a judgment obtained against some only of the joint promisor and remaining unsatisfied is no bar to a second suit on the contract against the other joint promisor. Thus, according to the Madras High Court verdict in above example, D can sue the remaining joint promisor later on for the unsatisfied portion of the decree. The Madras High Court view seems logical. In fact, the decision of the Supreme Court is required to settle on the point in question. लेकिन एक मिनट, मद्रास हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि उन्होंने जनाब यहां पे शुरू में तो यही था वर्डिक्ट, लेकिन उसके बाद कोर्ट को इससे वो हुआ, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो एक अनसेटिस्फाइड पोर्शन रह गया। ठीक है, बट द मद्रास हाई कोर्ट डिसेंटेड फ्रॉम द अबव डिसीजन। इट इज व्यू दैट एज द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल and a judgment obtained against some only of the joint promisor and remaining unsatisfied is no bar to a second suit on the contract against the other joint promisor. ठीक है, thus according to the Madras High Court verdict in our example, D can sue the remaining joint promisor later on the unsatisfied portion of the decree. अब उन्होंने कहा कि जनाब बाद में उन्होंने सोचा नहीं, अगर अनसेटिस्फाइड पोर्शन कोई रह जाता है 1500 का, तो फिर उसके लिए ये क्या हुआ, बेसिकली एक चेंज आया लॉ में। ठीक है, वो क्या आया देखिए, नीचे लिखा हुआ भी है 7, द इफेक्ट ऑफ डिसीजन इज दैट द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड सेवरल। ये चेंज आया। ये क्या आया, ये बाद में आया, बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं जनाब ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप जो है रिमेनिंग अमाउंट रिकवर कर सकते हैं अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स से। तो आज ये चीज एप्लीकेबल है कि आप फिर उनसे रिकवर कर लें अगर अनसेटिस्फाइड पोर्शन रह जाता है तो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखते हैं, इसी से लिंक आए होंगे। सर जब लाइबिलिटी 120 थी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एसेट 100 थे, तो बाकी के अमाउंट कौन पे करेगा? कोई भी पे नहीं करेगा, वो लॉस उनको सफर करना होगा। अच्छा, दूसरा, सर ये इंडिया की कोर्ट को लेकर बात कर रहा है, तो पाकिस्तान किसको? पाकिस्तान में भी यही रूल है, अभी आप कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ना ये इंडिया ने बनाया ना ये पाकिस्तान ने बनाया, ये बनाया था अंग्रेजों ने। इन लोगों ने सिर्फ अडॉप्ट करा है। हम लोग कहाँ बनाते हैं कुछ, हम तो चीजें अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपने सुना है कभी कुछ बनाया गया? ठीक है, पाकिस्तान को और बर्रे सगीर को तो वैसे ही मैं बोलता हूँ कि बर्रे सगीर की जमीन पे तो पैदा बहुत कम ही लोग हुए हैं जो वो हुए हैं। बर्रे सगीर में तो हमेशा हर चीज आई है। बर्रे सगीर ने सिर्फ जंगें लड़ी है और कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे हर कोई आया है। ठीक है, देखें मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर आप पहले तो अभी मैंने पूरी डिटेल्ड बता दी कि ये लॉ चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट को लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल देखें अब सीन क्या है इसमें। सीन ये है कि अगर आप ज्वाइंट प्रोमिसर्स थे, आप किसी एक को कंपेल करके कोर्ट ले गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक को कोर्ट ले गए 3000 के लिए और वहां से 1500 रुपए निकले सिर्फ। ठीक है, वहां से सिर्फ 1500 रुपए आपको ए से रिकवर हो पाए, बाकी के 1500 नहीं हो पाए,
तो करंटली अब ऐसा हो सकता है, पहले ऐसा नहीं था कि आप बाकी लोगों से रिकवर कर सकें, लेकिन करंटली अब ऐसा हो रहा है कि अदर ज्वाइंट प्रोमिसर से आप वो बाकी के 1500 रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये इस किताब को मैं रेफर इसलिए करता हूं कि इसमें हर चीज की डिटेल है। अगर इसी के अगेंस्ट में आप जाके, जैसे बहुत से स्टूडेंट खालिद महमूद चीमा का पूछ रहे थे, अगर आप वहां पे जाके पढ़ेंगे तो खालिद महमूद चीमा में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि ज्वाइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी में आप किसी एक को भी कंपेल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ना उनमें ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ना बाकी का पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं उस बुक को अलाउ नहीं करता कि आप उससे पढ़ें, क्योंकि वो बीकॉम लेवल की किताब है, आईसीएम में या सीए लेवल की किताब वो नहीं है। ये ज्यादा डिटेल्ड है, इसमें ज्यादा बातें लिखी हुई है। और ये सब्जेक्ट आपका सिर्फ अभी काम नहीं आता, ये बज़ाहिर लगता है कि इतना और फाइनेंस अपना इनपुट देता है उसमें, तो ये सब्जेक्ट काफी मैटर्स में आपकी हेल्प भी कर रहा होता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अच्छा जी। बट सर जब 1500 की एक्सेप्टेंस हो जाएगी ऑलरेडी, तो वो कैसे बाकी रिमेनिंग कवर कर सकता है? वो बाकी लोगों पे केस करेगा रिमेनिंग। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारी एग्जाम्पल में हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा आप रिकवर कर सकते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये चीज बेसिकली अब तक लॉ में पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि एक लॉ इस पे कंप्लीट अभी फाइनल हुआ नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है कि कोर्ट आपको अलाउ कर रहा है, कोर्ट आपको मना भी कर रहा है। क्लियर? तो आप आराम से यही याद देखें, बाकी के 1500 वो ए से नहीं लेगा, 1500 रिकवर हो गए ना, बी और सी पे तो केस हुआ ही नहीं था। ए से तो नहीं, वो सोच के गया था कि ए से पूरे 3000 लेगा, लेकिन वो ए से पूरे 3000 नहीं ले सका, 1500 ले सका, तो बाकी के 1500 के लिए वो बी और सी पे केस कर सूट फाइल कर सकता है। अब देखें ये साहब पता नहीं कौन है जी, इन्होंने कहीं से सुन लिया डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाई हो सकता है पार्टनरशिप में। सर होल्डिंग आउट होता क्या है पहले ये बता दें मुझे जरा, और पार्टनरशिप क्या होती है ये भी बता दें, क्योंकि आप पता नहीं कहां से सुनकर आए, क्या कर कर आए, डायरेक्ट उठा के आपने कहीं पे भी ठोक दिया सवाल। पहली बात तो पार्टनरशिप एक अलग चीज है, ज्वाइंट प्रोमिसेस अलग चीज है, दोनों को मिला के आप कंफ्यूज हो गए। आप ये दो चीजें मुझे बता दें, होल्डिंग आउट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। और डॉक्ट्रिन क्या होता है। ठीक है जी। राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरसीव बिटवीन ज्वाइंट प्रोमिसर्स, इसको देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, he may require equal contribution from the joint promisor unless a contrary intention appears from the contract. Thus in our example if A is compelled, अब देखें ये दूसरे से ही लिंक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कंपेल कर लिया, सॉरी डी ने कंपेल करा सिर्फ ए को कि तुम पूरे 3000 रुपए दो, तो ठीक है ए ने दे दिए, लेकिन ए के पास ये राइट है कि वो बाकी के 2000 बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर से खुद ले ले। ठीक है, डी को तो उन्होंने पूरे 3000 दे दिए, लेकिन उनके पास ये राइट भी बनता है कि वो जो है बाकी के 2000 दूसरे जो दो ज्वाइंट प्रोमिसर है हमारे पास बी और सी, उनसे रिसीव कर ले, तो ये उनके पास राइट एक्टिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। ये वही इंसॉल्वेंट वाली बात है जो एक साहब ने पूछा था कि सर अगर एक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो ये उसी का आंसर है। इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन, if any the remaining joint promisor must bear the loss arising of such default in equal share। ठीक है जी, क्या कहते हैं कि अगर जो हमारे ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से कोई एक डिफॉल्ट कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, डिफॉल्ट हो गया ना किसी भी तरह, इंसॉल्वेंट भी डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो बाकी के जो अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं वो उधर कंट्रीब्यूशन करेंगे। देखें किस तरह से, दस इन आवर एग्जांपल इफ ए इज कंपेल्ड टू पे द होल एंड सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग। ठीक है,
कि सी जो है वो अनएबल है कि वो कुछ भी पे ना कर सके। देखिए ए बी और सी को मिलके कितने देने थे? 3000। ए को बोला गया कि ए ने पूरे पे कर दिए और सी जो है वो पेमेंट करने के काबिल ही नहीं बचे, फॉर एग्जाम्पल वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1500 फ्रॉम बी। तो ए बी से कितने लेंगे? 1500। अब हुआ क्या, ए ने कितने मिलाए खुद से जब वो बी से 1500 ले लिए? 1500। हालांकि इनको मिलाने कितने चाहिए थे? ए को 1000, बी को 1000, सी को 1000, 1000 1000 1000 मिलाने चाहिए थे। ठीक है, तीनों को 1000 1000 1000 मिलाने चाहिए, लेकिन क्योंकि सी ने डिफॉल्ट कर दिया, पे नहीं करा किसी भी वजह से, नहीं तो उनके पास। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ए और बी ने 500 रुपए मिलाए एक्स्ट्रा, 1000 1000 की जगह कितने दिए? 1500। आगे पढ़े, इफ सीज स्टेट इज एबल टू पे वन हाफ ऑफ हिज शेयर, A is entitled to receive 500 from C state and 1250 from B। अब क्या हुआ, C की जो प्रॉपर्टी थी वो 500 की बिकी, C को मिलाने कितने थे? 1000। वो तो उनके पास थे नहीं, तो ठीक है प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई। प्रॉपर्टी बिकी कितने की? 500 रुपए की। अब डेफिसिट कितने का बचा? 2500 तो पूरे हो गए। ए के 1000, ए देंगे और 250 रुपए बी बेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रीज। एक मिनट, देखिए एक सवाल है, सर तो फायदा क्या हुआ, पहले ए को कोर्ट लेके गया फिर बी और सी से ले ली। फायदा ये हुआ कि वो सोच रहा था कि शायद मैं ए से पूरा अमाउंट ले लूं। ठीक है, वो बी और सी को नहीं लेके जाना था, और अगर वो चला भी जाता ना, पहली बात तो अगर वो ए से पूरे 3000 वहां पे भी ले लेता तो ए के पास ये राइट था कि वो बी और सी से अगली हेडिंग, उनके पास ये राइट था कि वो ए के पास फिर राइट आता कि वो बी और सी से पैसे ले। लॉ देखें जस्टिस करता है हर किसी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैं जरा पॉइंट 4 दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, 2-3 बच्चों ने पूछा है। देखें, ए बी और सी ने मिलके कितने देने थे डी को? अगर इन केस सी डिफॉल्ट कर जाए, पे ना कर पाए, तो अब ए और बी जो है, वो जो 1000 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ए और बी मिलके। ठीक है, ए और बी मिलके बराबर शेयर। कितना 1000 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है? ए भी फिर 1500 देंगे और बी भी फिर 1500 देंगे, दोनों 500 मिलाएंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर ए की प्रॉपर्टी जो सी की जो प्रॉपर्टी है वो बिकती है कितने की? सी की प्रॉपर्टी बिक गई 500 रुपए की। ठीक है, तो अब डिफॉल्ट रह गया सिर्फ 500 रुपए का सी की तरफ से, क्योंकि 500 की तो उनकी स्टेट बिक गई, 500 का रह गया। तो अब ए भी 250 मिलाएंगे और बी भी 250 मिलाएंगे। इसका मतलब है ए 1250 देंगे, 1000 अपने हिस्से के, 250 सी के डिफॉल्ट के, और बी भी 1250 देंगे, 1000 अपने हिस्से के और 250 सी के डिफॉल्ट के। ये मिलके हो गए 2500, बाकी 500 की सी की प्रॉपर्टी बिकी, डी को पूरे 3000 दे देंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये वाली बात जो है प्रॉपर्टी की स्टेट वाली, ये भी खालिद महमूद चीमा में नहीं लिखी हुई। वहां भी सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब वहां पे आधी बात करके छोड़ दिया गया कि अगर सी किसी वजह से 3000 रुपए देने में, 1000 रुपए मिलाने में डिफॉल्ट करते हैं, तो ए और बी 1500 रुपए मिलाएंगे। ये बात वहां पे फिर मजीद कंप्लीट नहीं की गई कि अगर सी की कोई प्रॉपर्टी से कंट्रीब्यूशन आ गया, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए आए हमारी एग्जाम्पल में, तो बाकी के 250 फिर ए और बी मिलाएंगे। ठीक है जी, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो बुक क्यों रिकमेंड की जा रही है। बहरहाल चले, हर किसी की अपनी चॉइस। अच्छा, इनका तो क्लियर हो गया। एक और सवाल है, इंसॉल्वेंसी केस में उस पर्सन को ऐसे ही छोड़ देते हैं अगर कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ कि वो नेक्स्ट ईयर में जमा करके दे उसके पैसे? नहीं, देखिए इंसॉल्वेंसी में होता क्या, इंसॉल्वेंसी में जब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड होता है ना, तो उसके ऊपर एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है कोर्ट की तरफ से। लिक्विडेटर कहते हैं, ऑफिशियल रिसीवर कह लें, ठीक है, वो अपॉइंट होता है।
जब वो अपॉइंट होता है ना, तो वो उसके तमाम एसेट्स को सेल आउट कर देता है, उसके तमाम एसेट्स को सेल आउट करता है और उसकी तमाम लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। वो तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट आपको पता है ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाता है, वो मजीद आगे कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं कर सकता। तो वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट होता ही इसीलिए कि वो अपने जो लायबिलिटीज है वो पूरी नहीं कर सका, तो वो इंसॉल्वेंट होता है इसलिए, तो उसके पास तो पैसा आने का कोई वही नहीं है ना। और एक बार इंसॉल्वेंट हो गए, तमाम केसेस उस वक्त खत्म हो गए, अब खत्म हो गए, उसके बाद दोबारा नहीं कहेंगे कि पुराने केस पे करो। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ in case of joint promisee, if one of the joint promisor is released from his liability by the promisee, his liability of the promisee ceases, but this does not discharge the other joint promisors from their liability, neither does it free from the joint promisor to release from his liability to contribute to other. पहली बात, अगर ए बी और सी, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, इनको देने थे हजार रुपए, प्रोमिसी के पास ये राइट है कि वो किसी भी एक को रिलीज कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उनके पास राइट है ना, वो किसी भी ए को कंपेल कर सकते हैं, बी को कंपेल कर सकते हैं कि तुम पूरे पैसे दो, ये काम कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सी को रिलीज करा के सी से नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ ए और बी से मांगे, भाई तुम दोनों मुझे 3,000 दो। ठीक है, उन्होंने दे दिए, लेकिन सी यहाँ पे डी की लाइबिलिटी से तो रिलीज हो गए, लेकिन अपने जो ए और बी हैं उनकी लाइबिलिटी से वो रिलीज नहीं हुए। ठीक है, तो ठीक है, डी को पैसे नहीं दे रहे, वो डी को तो ए और बी ने 1500 दे दिए, लेकिन 4 रुपए देंगे, 500। ठीक है, सही है, प्रोमिसी ने आपको रिलीज कर दिया लाइबिलिटी से। ठीक है, सही है, आपको सी ने रिलीज कर दिया लाइबिलिटी से, तो डी ने सॉरी आपको रिलीज कर दिया लाइबिलिटी से, लेकिन आप उससे तो रिलीज हो गए, कंपेल भी कर देना प्रोमिसी के तुम मेरे पूरे पैसे दो, तो वो बाकी दो से रिकवर कर सकता है। ठीक है, और इसमें मजीद एक बात कि अगर कोई होते वहां पे भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है, उनको डी ने लाइबिलिटी से रिलीज कर रहा है, लेकिन अपने जो उनके ज्वाइंट प्रोमिसर्स थे उनके साथ उनके राइट्स ऑब्लिगेशंस वही हैं। ठीक है, जो लॉ ने बयान की हुई है कि अगर उनको उसने रिलीज भी कर दिया तो वो उनको पैसे देंगे, और उनमें से कोई डिफॉल्ट करता है तो वहां भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये एक सवाल है, सी इंसॉल्वेंट कर देखिए, डिफॉल्ट हुआ ना, किसी भी सूरत में हो सकता है, वो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है या उसके पास वक्त पैसे ना हो, कुछ भी हो सकता है। डिफॉल्ट एक वाइडर टर्म है, इंसॉल्वेंट के तो एक ही मायने ना कि भाई लायबिलिटी बढ़ गई और आपकी जो है वो एसेट्स कम हो गए। डिफॉल्ट एक ज्यादा वाइडर टर्म है कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें फ्रॉड रॉड सारी भी हो गया। अच्छा, एक सवाल आया था, कोई प्रॉपर्टी छुपी भी हो, भाई कोई प्रॉपर्टी छुपी वगैरह नहीं होती। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होती है, ये सारी कहने की बातें होती है, प्रॉपर्टी छुपी हुई होती है। पॉलिटिशियंस भी बहुत प्रॉपर्टी छुपाते हैं, लेकिन जब इनके पीछे भी लोग लगते हैं ना, तो सारी चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं। ज्वाइंट प्रोमिस कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। क्लियर है? किसी क्वेश्चन है पीछे से लिंक तो पूछ ले। सर वॉइस में इशू आ रहा है, अच्छा तो बता दो कहाँ पे आया था, वो चीज दोबारा बता देता हूँ। अच्छा सर, बाकी को प्रोमिजर्स बाकी के, ठीक है लास्ट पॉइंट बताता हूँ, वेट एक सवाल सुन लो। सर बाकी के प्रोमिजर्स को डिफॉल्ट प्रोमिसर को बाद में पे करना होगा जब वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जबकि प्रोमिसर डिस्चार्ज कर दिया नहीं, आपने दो हेडिंग को मिक्स कर दिया है। प्रोमिसी आप सॉल्वेंट वाला तो है डिफॉल्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंसॉल्वेंट वाला, ठीक है। जब कोई शख्स इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बाद तमाम कॉन्ट्रैक्ट उसके एंड हो जाते हैं, अगर उसके बाद किसी दौर में वो सॉल्वेंट भी होता है तो पुरानी लाइबिलिटीज, समझ रहे हैं, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या कोई बंदा डिफॉल्ट करता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड हो जाते हैं उसी वक्त।
समझ रहे हैं? उसके एसेट सेल आउट होंगे, भले किसी का 1 लाख का था एसेट सेल होकर उसको 10,000 दिया आपने, वो उस वक्त सेटल्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्योंकि बंदा ही इंसॉल्वेंट हो गया है। वो ऐसा नहीं है कि वो अगले 20 साल बाद दोबारा उसके पैसे आ जाए तो वो फिर पे ऑफ करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो इंसॉल्वेंट हो गया सारे कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त खत्म हो गए। ठीक है, और जब वो और डिस्चार्ज करने वाला जो है, रिलीज करने वाली, वो अलग हेडिंग है, इंसॉल्वेंट रिलीज करने वाली हेडिंग हुई है कंपेल ए से, फर्स्ट हेडिंग है, तो वो उस ठीक है प्रोमिसी की लायबिलिटी से तो रिलीज हो गया, लेकिन वो अपने बाकी के जो प्रोमिसर्स थे उनको कंट्रीब्यूशन पे करेगा, उनको देगा भी। मैं और मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हम लोगों से इसी तरह को घेरते हैं, लोगों को लाते हैं, वो मेरा दोस्त है, वो लेकर आता है, हम ज्वाइंट प्रोमिस में जाता है, हर बार मैं उसको लायबिलिटी से रिलीज कर देता हूँ, बाकियों से पैसे ले लेता हूँ। ये तो फिर एक खेल तमाशा चल जाएगा कि जो आपका दोस्त होगा आप उसको रिलीज कर देंगे, वो बच जाएगा। इसीलिए लॉ ने जस्टिस करा, ठीक है उसको नहीं दो, इसको दो, सिर्फ शक्ल बदल रही है, पैसे तो तुम्हें देने ही देने। लेकिन लास्ट पॉइंट ये था, यही था कि अगर किसी एक को प्रोमिसी रिलीज भी कर देता है लाइबिलिटी, ठीक है ए बी और सी को 1,000 देने थे, उन्होंने कहा कि ठीक है सी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं यार, तुमसे मैं नहीं मांग रहा, मैं ए और बी से मांगूंगा। तो ठीक है वो ए और बी से मांग ले, ए और बी उन्हें पूरे 3,000 करके दे देंगे, लेकिन ए और बी सी से बकाया पैसे लेंगे, क्योंकि वो क्यों सी का हिस्सा देंगे, वो लेंगे क्योंकि सी इस वक्त इस्तात रखते हैं देने की। वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है, फिर तो कंट्रीब्यूशन देना है ए और बी को। लेकिन अगर खुद से कोई उनको कंपेल कर रहा है ए और बी को, ठीक है ए और बी से 3,000 रुपए ले लो, लेकिन ए और बी जो है वो बाकी के अमाउंट सी से लेंगे। सर पॉइंट 2 में बहुत मसला है, 1 मिनट, पॉइंट 2 दोबारा बता देता हूँ। 2 और 5 बताता हूँ दोबारा। रिलीज कौन हुआ? रिलीज वो हुआ ना जिसको प्रोमिसी ने रिलीज करा, ए बी और सी में से रिलीज करा। देखो यार, एक कॉमन सेंस की बात है ये, ए बी और सी ने डी से कि मैं तुम्हें हम तुम्हें 3,000 मिलके देंगे। डी के पास ये राइट था कि वो किसी भी एक को कंपेल कर लेते या दो को कंपेल कर लेते कि तुम लेता हूं। तो अब जब ए और बी ने 3,000 दे दिए डी को, तो क्या सी ऐसे ही चले जाएंगे? उनको लॉ ऐसे ही जाने देगा कि ठीक है आप चले जाए, उनको कंपेल कर दिया? नहीं ना, ए और बी का नुकसान हो रहा है ना इधर 1,000 का। तो इसलिए लॉ ने ए और बी को राइट दिया है कि अगर प्रोमिसी किसी को रिलीज भी करता है लाइबिलिटी से, तो वो आप उससे लें पैसे। तो वो जो 1,000 है, अब वो डी नहीं डिमांड कर रहे, अब वो ए और बी उनसे लेंगे सी से। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। 2 में बता देता हूं 2 कौन सा था। देखिए जी 2 पॉइंट बड़ा आसान सा था कि ए बी और सी जो है, देखिए 2 और 5 आपस में लिंक हो रहे हैं। 2 में प्रोमिसी के भाई ये राइट आ रहा है कि भाई वो किसी भी एक को रिलीज कर सकता है, वो किसी भी एक को रिलीज कर सकता है लाइबिलिटी से, वो किसी से भी पैसे मांग सकता है, ए बी और सी से, इनमें से किसी से ही पैसे मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ए से पैसे मांगे और बी से पैसे मांग लिए, ए और बी से कि भाई तुम दोनों मिलके मुझे 3,000 दो। सी से उसने नहीं मांगे, तो ठीक है ए और बी सी को, डी को 3,000 रुपए दे देंगे। ठीक है, वो किसी के भी अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर ए बी और सी की डेथ हो जाती है और इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो फिर यहाँ पे वो किसी वाला ऑप्शन चला जाएगा। अब अगर सूट फाइल होगा तो वो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे एक साथ होगा। क्लियर है? इसी तरह मजीद मैं आगे चलता हूं, तो ठीक है देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने सी को रिलीज करा, उसने ए और बी से पैसे ले लिए 3,000 रुपए पूरे, सी रिलीज हो गए। पांचवा पॉइंट मुझे कहता है कि ठीक है अगर प्रोमिसी ने किसी को रिलीज भी कर दिया और ए और बी से पैसे लिए, तो पांचवा पॉइंट मुझे कहता है कि ठीक है प्रोमिसी ने जिसको रिलीज करा है वो प्रोमिसी को तो पैसे नहीं देगा 1,000, वो 1,000 ए और बी को देगा जो ऑलरेडी आपके ज्वाइंट प्रोमिसर्स थे। ठीक है, ये पॉइंट है। इन सिंपल वर्ड ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो पैसे लिए गए हैं वो हर सूरत वापस ही करने पड़ेंगे। तुम्हारे सिंपल वर्ड हैं, तुम जो ध्यान में रखना चाहो।
सिंपल वर्ड में ये होता है कि लॉ सबके साथ इंसाफ करता है, इसीलिए उसने पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 5 दिया है कि अगर पॉइंट नंबर 2 में एक पे किसी पे दो को कंपेल किया गया कि आप पैसे दें और एक को रिलीज कर दिया गया, तो ठीक है, वो रिलीज होके घर नहीं जाएगा। पांचवें पॉइंट में आके लिखा हुआ है कि ठीक है, बाकी के जो ज्वाइंट प्रोमिसर थे वो उनको वो पैसे देगा, तो वो 1000 तो उसको देने ही देने, वो ठीक है डी को नहीं दे रहा, वो ए और बी को दे रहा है, एक ही बात है, पैसे तो उसके पास से जाएंगे। ठीक है जनाब। पॉइंट 2 और 5 में बेसिकली डेथ का फर्क है भाई, बड़े फर्क है पॉइंट 2 और 5 में। पॉइंट 2 पहले है और पॉइंट 5 उसके बाद आ रहा है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज करो तो पॉइंट 2 में जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि वो किसी भी एक या दो को कंपेल कर सकता है कि आप मुझे पेमेंट करें, प्रोमिसी के एतबार से बात की जा रही है। पॉइंट 5 में जो बात की जा रही है वो प्रोमिसी के एतबार से नहीं, वो ज्यादा बात की जा रही है आपस में ज्वाइंट प्रोमिस। अगर वहां पे पॉइंट 2 में देखें कि कंपेल करने का मतलब ये है कि वो सी को रिलीज कर रहा है, ए और बी को कंपेल करने का ही मतलब ये है कि वो सी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो जब वो सी को रिलीज कर रहा है तो ठीक है, सी डी को पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर वो ए और बी को तो 1000 रुपए देंगे ना। देखिए बड़ी आसान सी बात है, तीन बंदों ने 1000 रुपए देने थे, ठीक है, लॉ ने प्रोमिसी को अलाउ किया हुआ है कि वो किसी भी दो से या एक से ले सकता है, ठीक है, उसने ए और बी से ले लिए 3000, लेकिन क्या सी क्या मजे करेंगे? नहीं, लॉ ने मजीद सी को भी बाउंड करा है कि ठीक है, डी ने आपको कंपेल नहीं करा, हमने उसको अलाउ करा हुआ था, लेकिन हमने आपको भी बाउंड किया हुआ है कि आप डिसीजन अपने पार्टनर्स को देंगे, आप यहां से इतनी आराम से नहीं जाएंगे। ये है, क्लियर है? और कोई सवाल? आपको क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट्स? क्योंकि कल मैं शुरू करूंगा डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, हमारी आज की थोड़ी बहुत क्लास जो है ना वो जाया भी हो गई थी शुरू में। कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर मैं एंड कर दूं। अच्छा मजीद एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा एक सवाल आ गया था, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रख लें। एक्स्ट्रा टाइम रख लूं? किस चीज का एक्स्ट्रा टाइम? दूसरी क्लास शुरू हो जाती है सर। अगर दो की डेथ हो जाए तो तीनों पे करेंगे फुल पेमेंट? दो की डेथ हो गई तो तीनों कैसे फुल पेमेंट करेंगे? दो तो तुमने खुद ही मार दिए उसमें से, एक ही तो बच्चा है जिंदा, एक होगा, बाकी दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो मिलके पे करेंगे। बाकी दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे ना, वो पे करेंगे मिलके। ये तो आपने अभी पढ़ा था ना। अगर तीसरा जिंदा है बाकी दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लास में करूंगा, अगर मुझे एक दफा मैं कोर्स का पूछ लूं कब तक एंड कराना है, और मुझे अगर लग रहा होगा कि कोर्स रिक्वायर्ड क्लासेस में कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रख लूंगा। अभी मैं भी एक दफा कंफर्म कर लूं कि आपके पेपर दिसंबर में कि मार्च में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पेपर दिसंबर में, मैं उसी हिसाब से कोर्स को भी लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने हिसाब से दिसंबर का ही माइंड बना के बैठा हूँ कि आपके पेपर दिसंबर में, और दिसंबर में ही होने भी चाहिए। हाँ, तो मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ आपका कोर्स, तो अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहीं पे फिर हम एंड करते हैं, सब क्लियर है? चलें जी, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है।